गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून महेश, रवि। चलिए, साउंड वगैरह मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। गुड आफ्टरनून अंगद। गुड आफ्टरनून शुभम। वेरी गुड आफ्टरनून डियर। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार मुझे बताइएगा कि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जितना कवर किया है, इसमें अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, किसी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग बिल्कुल डिस्कस करते हो। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर आपका आज स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली दो चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। जो आपका जो सेमेस्टर वाइज होता है ना सिलेबस, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपके दो चैप्टर एक साथ ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और चैप्टर का नाम आपका क्या है? कार एयर कंडीशनर। ठीक है, या जिसे हम बोल सकते हैं मोबाइल एसी। मोबाइल वर्ड यूज करते हैं जो कि मूविंग कंडीशन में होंगे। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह के एसी आपके जो होते हैं बेसिकली गाड़ियों में लगे होंगे, ट्रेन्स में लगे होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं मोबाइल एसी। तो ट्रेन में लगा हुआ है, आपका बस में लगा हुआ है, कार्स में लगा हुआ है। ठीक है, इन सभी में जो एसी आपके यूज होते हैं इन्हें बोला जाता है मोबाइल एसी, मोबाइल एयर कंडीशनर। तो ये बेसिकली आपके दो चैप्टर एक साथ कंबाइनली करके मैं पूरा कवर करा दूंगा, कार एसी एंड मोबाइल एसी। तो मैं अगर कहूं कि मोबाइल एसी एक बड़ा टर्म होगा यहाँ पर, और इस मोबाइल एसी में ही आपके ये आपका कार एसी आ जाएगा। इसमें आपका ट्रेन एसी की हम बात कर सकते हैं। इसी में ही आपके हम बस एसी की बात कर सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम एक सिंगल चैप्टर में कर लेंगे, और इस चैप्टर के कंप्लीट होते हुए ही आपके दो चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कार एयर कंडीशनर की। मोबाइल एयर कंडीशनर या बस और ट्रेन में जो एयर कंडीशनर्स यूज होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, सभी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून ललित। चलिए तो फिर स्टार्ट करें बच्चे, फिर स्टार्ट करें आज आपका एक नया चैप्टर। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप गाड़ियों से किस तरह से रिलेट करोगे, देखिए रीजन क्या है। जो कार्स में एयर कंडीशनिंग यूज होती है, हमें एक बहुत अच्छा सिस्टम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो घर वगैरह होते हैं, जो रूम्स वगैरह होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ज्यादा गर्म होने की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और यह गाड़ियों में किस तरह से वर्क करता है। तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर, फिर हम जानेंगे कि गाड़ियों में कूलिंग लोड क्या निकल कर आता है, और गाड़ियों में जो ज्यादा कैपेसिटी के एसीज हमें यूज करने पड़ते हैं वो क्यों क्यों करने पड़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे, तो जो कमरे का साइज होगा, जो रूम का आकार होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एसी सेट करते हैं, अगर हम सिंपल घरों की बात करते हैं। लेकिन अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगभग 1 से 4 टन तक है। कितना छोटा सा स्पेस होता है। अगर गाड़ियों की आप बात करोगे, बहुत कम स्पेस होता है, लेकिन कम स्पेस को भी कूल करने के लिए हमें लगभग 1 से 4 टन के एसी की जरूरत पड़ती है, जो कि घर में यूज किए जाने वाले एसी से थोड़ा सा
हैवी होता है, थोड़ा सा भारी सिस्टम यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, गाड़ियों में ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से यहां पर काम करता है। तो सभी लोगों ने सुना होगा, जीएस में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स आप पहले से ही पढ़कर आए होंगे। तो इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट गाड़ियों में किस तरह से लगता है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, बोलो भाई जल्दी से, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अगर आप लोग जीएस पढ़ रहे होंगे तो जीएस में आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ गैसेस होती हैं और भी इसके कुछ कॉजेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की। बोलो भाई श्याम बाबू क्या कहना चाहते हो। ठीक है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट लगता है। तो ये तो आपके नॉर्मल एटमॉस्फेयर की बात हो गई, वातावरण की आप बात कर रहे हो कि एटमॉस्फेयर में अगर ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं तो उस वजह से, वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसे गाड़ियों से, कार से, बस से, ट्रेन से आप इसे कैसे रिलेट करोगे। मैं चाहता हूं कि आप एक रिलेशन बनाएं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कार्स में। मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग एक रिलेशन निकालें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्स में, आपका बस में, ट्रेन में। तो यहां पर ये इफेक्ट किस तरह से काम करेगा। बोलो भाई, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका कार्स में, बस में, ट्रेन में किस तरह से काम करता है। ठीक है कविंद्र, बिल्कुल सही। चलिए, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया और ये कविंद्र का, और जो लगभग ठीक है, लगभग क्या बिल्कुल ही ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चे, तो समझते हैं। देखिए, जब आप बहुत छोटे होंगे तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, और कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जब आप छोटे होंगे तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और जो बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं तो फिजिक्स में ही आगे जाकर एक चैप्टर बढ़ जाता है। ठीक है, अगर जो बीटेक वगैरह किए होंगे तो फिजिक्स में ही एक चैप्टर आपका तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं हीट ट्रांसफर, जिसे कहा जाता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का बेसिक क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा नहीं है कि हीट ट्रांसफर का बेसिक मैंने आपको नहीं बताया है। फिर बाकी हीट ट्रांसफर में, ठीक है, मैंने आपको बताए होंगे यहाँ पर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात यहाँ पर बिल्कुल की गई होगी आप लोगों के साथ। और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में ही आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कंडक्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इसके बाद मैंने कन्वेक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, और कन्वेक्शन के साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए रखा था जो था रेडिएशन के बारे में। ये था आपका रेडिएशन के बारे में। अब रेडिएशन में भी जब हम और डीपली में, और डेप्थ में जाते हैं, रेडिएशन को अगर और डेप्थ में हम लोग कवर करते हैं तो इसी में ही आता है ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो अगर आपको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आता है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे जो लगता है कि यहाँ से
क्वेश्चन बनते हैं। आपका जीएस में या तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा या आरईसी को ही इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आपके दिमाग में डालने की मेरी कोशिश है, ताकि यहां से क्वेश्चन अगर आरईसी को रिलेट करके पूछेगा तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाए। बाकी जीएस में तो आपने क्वेश्चन देखे ही होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिले होंगे। चलिए, तो बच्चे विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आपको आता है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में अगर आप जानते हैं तो इससे आप रिलेट करते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को फिर आप रिलेट कर सकते हो कार, बस और ट्रेन से। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है क्या। क्यों भाई, क्या होता है ये विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? कभी नाम सुने हो? बोलो भाई, कभी नाम सुना है इसका? या अभी तो पढ़ाई नहीं करते हो, बचपन में भी नहीं किए, फिजिक्स वगैरह भी नहीं पढ़े हो? क्यों भाई तेज? अच्छा, मुझे जो लगता है ना बच्चे, देखिए जो आपकी क्लासेस होती हैं ये, मैं काफी इस बारे में सोचता हूँ। कुछ लोग 10th के बाद ही क्या कर लेते हैं, डिप्लोमा आईटीआई वगैरह करते हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा सही नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपकी जो क्लास होती है, क्लास नाइन्थ 10th 11th और 12th, ये जो 4 क्लासेस हैं ये बहुत बेसिक हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली। और मैंने ऐसा देखा भी है, लोग जल्दबाजी में क्लास 10th के बाद ये आपका आईटीआई और डिप्लोमा तो कर लेते हैं। ये इन क्लासेस के बाद में आईटीआई या डिप्लोमा तो कर लेते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत वीक रह जाते हैं। एक तो इनकी एज कम होती है, जो लोग 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, एक तो एज कम होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लास 11th और 12th बहुत एक बेसिक चीजें इसमें होती हैं, ये बेस होता है, ये आधार है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो उसका आधार है, अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या ऐसे फील्ड में जाना है तो उसका भी बेस इसी में रहेगा। तो बहुत बेसिक क्लासेस होती हैं, तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और मैंने देखा भी है कि जो मैक्सिमम लोग सिलेक्शन पाते हैं वो एटलीस्ट क्लास 12 तो कवर किए होते हैं। जो लोग जल्दबाजी में 10th के बाद ही डिप्लोमा या आईटीआई करते हैं ना, तो उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, उन्हें समझने में भी प्रॉब्लम होती है। रीजन क्या है? एक तो उनकी 2 साल एज कम है बाकी लोगों से, और वो 2 साल का जो कंटेंट है वो कम पढ़े हुए हैं। जो मेन फैक्टर मुझे लगता है कि आपने 2 साल चीजें उनसे कम पढ़ी हुई है, जो लोग 11th और 12th करते हैं। 11th और 12th अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो आप मैथ्स अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और ये मैथ्स आपका जो बेसिक मैथ्स होता है, जो आप एप्टीट्यूड बोलते हो, ठीक है, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, ये उसमें भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि भाई उसमें डिटेल में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, ठीक है, डिटेल में आप अलजेब्रा पढ़ते हो, और कुछ एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी भी आती है, वो भी आप पढ़ते हो। तो सारे टॉपिक आप डिटेल में पढ़ते हो। 2 साल 11 और 12, ठीक है। एक बच्चा जो 10th के बाद ही पहुंच गया है, वो सारी बेसिक चीजें नहीं पढ़ता है। फिर उसे लगने लगता है कि भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास तो दिमाग की कमी है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैंने 2 क्लास स्किप कर रखी हैं, और ये बेस होता है किसी भी स्टूडेंट लाइफ का। तो 11th और 12th करना जरूरी है, जो मुझे लगता है। 11 और 12 करिएगा, बिल्कुल। यहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ है, वो भी कह रहा है कि सर मेरे से भी ये गलती हुई है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है, पता नहीं उन्हें कौन ये सलाह देता है। ठीक है, तो अगर आपके भी कोई रिलेटिव्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उन्हें ये समझाना कि भाई ये क्लास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, अगर आपने ये क्लास की होती तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होता, रेडिएशन के बारे में आपको पता होता, कुछ कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होती, लेकिन नहीं पता है तो हम आज डिस्कस करेंगे
विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओ, प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, सही कर लेते हैं, कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए अब ध्यान से समझना। देखिए, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जो होता है लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसे ही कहा जाता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, यहां पर अगर आप लैम्बडा की बात करोगे तो ये होती है वेवलेंथ, ये होती है वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में तरंग दैर्ध्य। अगर टी की हम बात करते हैं तो टी यहां पर होता है टेम्परेचर, टी होता है टेम्परेचर जिसे हिंदी में कहा जाता है तापमान। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, अगर हम वेवलेंथ और टेम्परेचर के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलती है। कांस्टेंट कितना होता है, ये नियर एंड अबाउट ये 2898, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू निकल कर आती है, लेकिन इसकी हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर समझिएगा कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट निकालें तो ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट निकल कर आती है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, और यहां से हम कह सकते हैं लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो होती है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो एक रिलेशन ये भी निकल कर आता है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही एक रिलेशन निकल कर आता है जो कहता है कि वेवलेंथ जो होती है यह टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा की वैल्यू डिक्रीज करती है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, देखिए सन से जो रेज पृथ्वी पर आती हैं, सन से जो रेज अर्थ पर आती हैं, सन से जो रेज अर्थ पर आती हैं, तो इसके लिए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है ये होता है रेडिएशन। सन से जो रेज अर्थ पर आ रही हैं, सन से जो रेज पृथ्वी पर आ रही हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है तो ये आती है रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि हम सभी को पता है रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो सन से जो रेज आ रही हैं अर्थ पर वो आती है रेडिएशन के थ्रू, और हम सभी लोग जानते हैं कि रेडिएशन में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कंडक्शन की हम बात करते हैं तो जनरली सॉलिड्स की हम बात करते हैं, जहां पर कॉन्टैक्ट होता है। कन्वेक्शन आपका सॉलिड और आपकी जो एयर होती है यानी कि ठोस और किसी भी लिक्विड के बीच में, किसी भी फ्लूइड के बीच में होता है। लेकिन रेडिएशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर मैं सन के लिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाता हूं तो मैं लिखूंगा लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हमें पता चला कि लैम्बडा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, और बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि सन का टेम्परेचर क्या है, सन का तापमान क्या है, तो हम सभी को पता है कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है यह, ठीक है, छोटी वेवलेंथ होती है, जैसे हम बोलते हैं शॉर्टर वेवलेंथ। सन से जो रेज आती हैं इनकी वेवलेंथ कैसी होती है, कम होती है, तो इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, अब सन से जो रेज आ रही हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं शीशे। ठीक है, गाड़ियों में क्या लगे हुए होते हैं, गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, एक फ्रंट मिरर होता है, साइड में पीछे की तरफ भी लगा होता है, साइड में 4 लगे होते हैं। ठीक है, तो आप ऊपर वाला एरिया देखोगे इसमें सभी में शीशे लगे होते हैं। अब शीशों के साथ एक प्रॉब्लम होती है छोटी सी, क्या प्रॉब्लम होती है कि इनके थ्रू शॉर्टर वेवलेंथ तो पार कर जाती हैं, ठीक है,
ये शॉर्टर वेवलेंथ आपकी गाड़ी के अंदर तो चली गई, अब अंदर जाने के बाद गाड़ी के अंदर का जो मटेरियल होगा ये इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जो गाड़ी के अंदर का मटेरियल है वो अपना भी रेडिएशन एमिट करेगा, उससे भी रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन हर एक बॉडी से निकलता है, मेरे अंदर से भी रेडिएशन निकल रहा होगा, ठीक है। ये जो रूम है इसकी दीवारों से भी रेडिएशन निकल रहा होगा। हर एक तापमान पर रेडिएशन निकलता है, ठीक है। 0 केल्विन हटा दो, बाकी हर एक बॉडी अपना रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है। तो सन से जो रेज पृथ्वी पर आ रही हैं, सन का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसकी सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से इनकी जो वेवलेंथ होती है ये कम होती है, लैम्डा की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो ये आ गई पृथ्वी पर और गाड़ी खड़ी हुई है एक, ठीक है। सन से रेज निकली और ये रेज आ गई हैं आपके पृथ्वी पर। चलिए, तो सन से आई शॉर्टर वेवलेंथ और यहां पर खड़ी हुई थी एक गाड़ी, ये गाड़ी बना लेते हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है। इसमें यहां पर एक शीशा लगा होगा, यहां पर एक शीशा लगा होगा, इसी तरह पीछे की तरफ भी शीशे लगे होंगे, आगे की तरफ भी शीशा लगा होगा, पीछे की तरफ भी शीशा लगा हुआ है। तो बहुत सारे शीशे इसमें लगे हुए हैं। अब बच्चे क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो ग्लास होता है, ग्लास में एक छोटी सी कमी होती है। जो ग्लास हम यूज करते हैं, जो शीशा हम यूज करते हैं, इस शीशे के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं वो तो इसके आर पार निकल जाती हैं, ठीक है। जो शॉर्टर वेवलेंथ है यानी कि सन से जो रेज आ रही हैं वो तो इसके आर पार निकल जाती हैं, ठीक है। वो तो इसके आर पार निकल जाती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ इसे क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ आई सन से और वो इसके पार निकल गई, ये क्या आई शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ तो इसे पार कर जाती हैं। अब ये वेवलेंथ अंदर जाकर गाड़ी के अंदर का जो मटेरियल होगा, ठीक है, जो इसके अंदर पदार्थ रखा हुआ होगा, जो भी कुछ चीजें लगी हुई हैं, ये वेवलेंथ उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड लगा हुआ है, शॉर्टर वेवलेंथ आई और अंदर चली गई, ठीक है। डैशबोर्ड लगा हुआ है, सीट्स लगी हुई है, सीट कवर है, हैंडल है, तो अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। तो ये वेवलेंथ उस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक बॉडी अपना रेडिएशन एमिट करती है, तो इसी तरह से जो गाड़ी के अंदर का मटेरियल होगा, जो गाड़ी के अंदर का पदार्थ होगा, अब ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के थ्रू कुछ वेवलेंथ, कुछ रेज को एमिट करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें लैम्डा इंटू टी, जो इसके अंदर का मटेरियल होगा इसका तापमान कम होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, अगर गर्मी है 40 डिग्री हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 50 डिग्री हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर सन की आप बात करोगे, अगर आप इसे केल्विन में भी निकालोगे तो 273 इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया, 313 हो गया, और ये मैंने कहा कि 323 हो गया, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम सन की बात करते हैं और सन के अगर हम सरफेस के टेम्परेचर की बात करेंगे, क्योंकि कोर की हमें जरूरत नहीं है, सन की सरफेस से ही रेज निकल रही हैं, और ये सरफेस टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, ये कितना होता है अराउंड, क्यों भाई कितना होता है, अराउंड 5800 केल्विन, ठीक है। ये देखिए कितना है, सिर्फ 313 है। और अगर हम सन की बात करते हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ये अराउंड 5800 केल्विन होता है। तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सन से जो रेज आती हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ये ग्लास के आर पार चली जाती हैं। अब गाड़ी के अंदर का जो मटेरियल होगा इन वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब वो अपना भी एमिट करेगा, और यहाँ पर एक रिलेशन हमने देखा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमने पाया कि ये टेम्परेचर कैसा होता है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका इससे कंपैरिजन करूंगा तो ये वैल्यूज हमें कैसी मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर होता है कम, तो वेवलेंथ रहेगी, ठीक है, ज्यादा, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गर वेवलेंथ, इसे बोलते हैं हम लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी।
तो अंदर के मटेरियल से निकलेंगी लॉन्गर वेवलेंथ। अब ग्लास के अंदर कमी क्या है कि यह शॉर्टर वेवलेंथ को तो आने देता है, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है इन्हें बाहर जाने से रोक लेता है। इसने शॉर्टर वेवलेंथ को तो आने दिया, लेकिन जो गाड़ी के अंदर से लॉन्गर वेवलेंथ थी इन्हें रोक लेता है, इन्हें बाहर नहीं जाने देता है। तो इस वजह से अंदर रेडिएशन इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। लगातार रेडिएशन इकट्ठा होता रहेगा और इसके अंदर का जो गर्मी का लेवल है, ठीक है, जो उष्मा का लेवल है, ये लगातार बढ़ता रहता है। और आपने ऐसे बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे, ठीक है, ऐसे हादसे हो जाते हैं कि कोई पेरेंट्स गलती से अपने बच्चे को गाड़ी में बैठाकर भूल गए और गाड़ी सीधा सनलाइट में खड़ी थी, ठीक है, दोपहर का टाइम था, गर्मी का टाइम था, गाड़ी खड़ी थी, लगातार सनरेज आ रही हैं, अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चों की इस केसेस में क्या है, डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो इतना ज्यादा रेडिएशन इकट्ठा हो जाता है। और आपने प्रैक्टिकली फील भी करा होगा, गर्मियों के टाइम में आप सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दो, सिर्फ 1 घंटे के लिए खड़ी कर दीजिएगा, ठीक है, या घर में भी अगर सीधा सनलाइट गाड़ी पर आ रही है तो ये चीज आपने प्रैक्टिकली देखी भी होगी कि जब आप उसका डोर ओपन करते हो तो उसके अंदर इतनी भयंकर गर्मी होती है कि आप 10 सेकेंड भी उसमें बैठ नहीं सकते हैं खिड़की बंद करके, ठीक है। तो ये होता किस वजह से है, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर किसकी वजह से होता है, ग्लास की वजह से होता है, क्योंकि ग्लास क्या करता है, सन से जो रेज आ रही हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ की हैं, इन्हें अपने अंदर से आर पार होने देता है। लेकिन जो गाड़ी के अंदर का मटेरियल है, जब ये अपनी रेज एमिट करता है तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, ठीक है, ये इन्हें बाहर नहीं निकलने देता है, जिस वजह से सारा रेडिएशन अंदर ही इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो आसान तरीका क्या होता है, गाड़ी में थोड़ी देर के लिए बैठिएगा, सारे शीशे उतार दो, ठीक है, फिर बाहर निकल जाओ 15-20 सेकंड के लिए, एसी ऑन कर दो, कुछ टाइम बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कूलिंग लोड है कार एसीज का, आपका जो बस एसी होते हैं, ट्रेन एसी होते हैं, इन पर बहुत ज्यादा होता है। और ये ज्यादा क्यों होता है, इसका फंडा सिंपल यहाँ पर किस वजह से है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। तो शीशों से पूरा कवर होती है गाड़ी, ठीक है, चारों तरफ शीशे होते हैं, जिस वजह से सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा आती है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर एक अच्छे एसी की जरूरत पड़ती है, ताकि इन सभी कंडीशंस में भी जो कार का एसी है ये अच्छे से कूलिंग कर पाए, ठीक है। तो कूलिंग लोड अगर हम कंपैरिजन करें, एक हमारे पास घर है, घर के कूलिंग लोड की अगर हम बात करें, और हमारे पास गाड़ियां हैं, गाड़ियों में कूलिंग लोड ज्यादा होता है। कूलिंग लोड तो आप समझते हो ना, जैसे सिंपल मैं बात करूं आपसे कि भाई इस कमरे का, इस रूम का कूलिंग लोड क्या है, मुझे एक एसी लगाना है, मोटा मोटा समझिएगा, मुझे एक एसी लगाना है इस कमरे में, तो कूलिंग लोड क्या होता है, थोड़ा सा पहले वो समझ लेते हैं कि ये कूलिंग लोड होता क्या है। चलिए पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं कि भाई ये कूलिंग लोड क्या होता है। देखना बच्चे एक बार, देखिए ये एक कमरा है हमारे पास, और इस कमरे में मुझे एक एसी लगाना है। तो मैं किस कैपेसिटी का यहाँ पर एसी लगाऊंगा, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि यहाँ पर कितने बल्ब लगे हुए हैं। मान लिया मैंने कहा कि यहाँ पर 2 बल्ब लगे हुए हैं, और बल्ब आपके पुराने वाले हैं क्योंकि चेंज नहीं किया है आपने, और ये आपके वही हैं 100 वाट का जो होता था, पीला पीला जो जलता है, एलईडी या सीएफएल नहीं है, ये 100 वाट के 2 बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक फैन भी लगा रखा है इस तरह से, ये फैन लगा हुआ है, फैन ये आपका है 150 वाट का। एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है, ठीक है, तो इससे एनर्जी जो निकल रही है ये लगभग, मैंने कहा कि ये 100 वाट निकल रही है। इसके अलावा ये टीवी लगा हुआ है, इससे एनर्जी मैंने कहा कि 200 वाट निकल रही है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इसके अंदर हीट का जनरेशन हो रहा है, लगातार इतनी ऊर्जा निकली है। ऐसा समझो कि सिंपल हीटर है, ठीक है, ये समझो कि ये जो काम कर रहे हैं ये एक हीटर का ही काम कर रहे हैं। जैसे हीटर लगाते हैं ना रूम को गर्म करने के लिए, ये भी वही काम कर रहे हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके रूम में लगा हुआ है तो उससे एनर्जी निकलेगी, और वो उसकी जो रेटिंग होती है वो उसके ऊपर लिखी रहती है, ठीक है, कि ये किस रेटिंग का है। तो ये सारी चीजें लगी हुई है, और मैंने इन्हें जोड़ा कि ये हो गया 100, 200, 300, 300 2 500, 500, और ये आपका 650 वोट। तो ये हो गया 650 वोट, ठीक है।
फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो बाहर से रेडिएशन आता है, जो बाहर से एनर्जी आ रही है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दीवार के आर पार कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, इन सभी मोड से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। मैंने कहा कि भाई ये 500 वोट है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये वैल्यूज ऐसी हैं, देखिए ये सब चीजें तो हम नहीं हटा सकते हैं कमरे के अंदर से, पंखा हम नहीं हटाना चाहते हैं, टीवी नहीं चाहते हैं, कंप्यूटर नहीं चाहते हैं, लाइट नहीं चाहते हैं, लेकिन दीवारों से जो रेडिएशन निकल कर आ रहा है ना, दीवारों से जो गर्मी निकल कर आ रही है, तो मैं अगर रूम की इनर सरफेस पर, ठीक है, रूम की अंदर दीवारों पर अगर एक बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज कर लूं, तो ये वैल्यू जो 500 है, ये वैल्यू 50 हो सकती है, ठीक है। अगर मैं रूम की अंदर वाली सरफेस पर एक बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर लूं, तो ये वैल्यू जो 500 है, ये वैल्यू 500 से 50 वोट हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जनरली दीवारों पर वुडन वर्क किया होता है, लकड़ी की सीट्स वगैरह लगी होती हैं पतली पतली, आप थर्माकोल यूज कर सकते हो, आप और भी कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज कर सकते हो, जिससे इस वैल्यू को हम कम कर सके, ठीक है। साथ में इसके अंदर कोई आदमी बैठा होगा, कोई आदमी बैठा होगा, अब ह्यूमन बॉडी है, इससे भी हीट लगातार निकलती रहती है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है इससे भी लगातार ऊष्मा बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमें इंक्लूड करनी होगी। तो ये सारा क्या होगा इस रूम पर, ठीक है, ये कूलिंग लोड है, और इतनी हीट अगर हम लगातार बाहर निकालते रहेंगे तो इस कमरे को हम ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा कि ये वैल्यू एक्स है, ये 500 हो गई, तो 500 इसमें जोड़ दिया, एक्स इसमें जोड़ दिया, ये सारी वैल्यू हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। और एक एसी का हम जानते ही हैं कि अगर 1 TR का एसी है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3.51 किलोवाट, ठीक है, ये वैल्यू इतनी होती है। और अगर हम इसे 1000 में बात करेंगे तो 3510 वॉट। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपना एसी डिजाइन कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर इस कैपेसिटी का एसी लगाना है। इसी तरह से गाड़ियों पर भी एक कूलिंग लोड होगा, वो सारी वैल्यूज हम देख लेंगे कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है ये कितना है, कितने आदमी अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, इंजन वगैरह की गर्मी तो नहीं आ रही है। तो ये सारी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना एसी लगाते हैं कि किस कैपेसिटी का हमें एसी लगाना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल आपके घर में एसी लगना है या किसी हॉस्पिटल वगैरह में लगना है, ठीक है, क्यों भाई, आपके कमरे में लगना है तो सिंपल छोटे से एसी से काम चल जाएगा, लेकिन आपको किसी मूवी थिएटर में लगाना है या किसी पब्लिक प्लेस में लगाना है तो वहां पर हमें बड़ा एसी यूज करना होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा एसी यूज क्यों करना होगा, क्योंकि सरफेसिस बड़ी होंगी, बाहर से भी गर्मी ज्यादा आ रही होगी, दूसरा जितने लोग अंदर ज्यादा होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा बड़ा एसी लगाना होगा। अगर आपका क्लासरूम है, मैं कहूँ कि भाई क्लासरूम में आपके में 60 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आपने एक छोटा सा एसी लगा रखा है तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर वहीं आपका घर है, आपका रूम है और आप बैठे हुए हो, आपने एक छोटा एसी लगा रखा है तो वो अच्छे से काम करेगा। तो नंबर ऑफ मैंस कितने हैं, ठीक है, कितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं, कितने ह्यूमन बींग्स वहां पर बैठे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहां पर लगे हुए हैं, कितने पंखे हैं, बल्ब हैं, इन सभी पर डिपेंड करता है कूलिंग लोड। ठीक है, अगर ह्यूमन की आप बात करोगे, ह्यूमन बॉडी से जो नॉर्मली हीट निकलती रहती है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मैं हूं सिंपली, आप कोई हैं, ठीक है, वैसे तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, छोटा है बड़ा है, लेकिन लेकिन ऑन एन एवरेज हम बात करें, ये मोहन है, ठीक है, और मैं कहूँ कि मोहन की बॉडी से ऑन एन एवरेज कितनी हीट बाहर निकलती है, तो ये 200 वोट के बल्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। एक आदमी 200 वोट के बल्ब की जितनी एनर्जी बाहर निकालता रहता है हर समय। यही तो रीजन होता है कि आप गर्म कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो आप नॉर्मल फील करते हो। गर्मियों में अगर गर्म कपड़े पहनोगे, पसीना आने लगेगा, हालत खराब हो जाएगी, ऐसा लगेगा कितनी गर्मी है यहाँ पर। तो किस वजह से है, क्योंकि हमारी बॉडी से भी लगातार हीट बाहर निकलती रहती है, ठीक है। तो ये कूलिंग लोड भी किस पर होगा, ये भी एसी पर होगा।
भाई अगर एक आदमी है तो 200 वोट का लोड है, वहीं मैं अगर कहूँ कि 50 आदमी है तो कितना हो गया, 2000 इंटू ये आपका हो गया 10,000, 10,000 वोट का। तो 200 वोट में एक एसी ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर भैया 50 आदमी बैठ गए तो ये 10,000 वोट का हो गया। तो क्या एक एसी काम कर पाएगा? नहीं, हवा भी नहीं लगेगी, एक एसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ एसीज ज्यादा लगाने होंगे। तो ये सब होता है कूलिंग लोड। इसका हमें पहले थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि कितने एसी लगाकर हम काम चला सकते हैं। जैसे आप बात करोगे ये 200 है, ठीक है, और मैंने कहा कि ये सारी जो कंडीशन है ये 200 इसमें जोड़ लिया, ये 200 भी मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 5 11 और ये 1350। ठीक है, तो हमने एक एसी लगाया, काम हमारा चल गया। लेकिन यहां पर बैठे थे 50 आदमी, अब ये लोड कितना हो गया, 10,000। ठीक है, तो एसी जो हम लगा रहे हैं वो इतनी हीट बाहर निकालता है, लेकिन रूम के अंदर जो हीट है वो कितनी है, 10,000। तो ये क्या कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम अगर ऐसे क्या करेंगे, अगर इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर फिर काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक एसी कितना करता है? अगर 1 TR का हम ले रहे हैं, 3.5 किलोवाट निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो 3 ऐसे एसी 50 लोगों के लिए काफी रहेंगे। तो मोटा मोटा से ये समझने का मतलब है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये तो कहानी घर की है, लेकिन अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो वहां पर जो शीशे होते हैं इसके थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो इस वजह से हमें वहां पर थोड़े से ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाले एसी यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें 1 से 4 टन तक के कूलिंग कैपेसिटी के एसी यूज किए जाते हैं अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, कूलिंग लोड का आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कूलिंग लोड होता क्या है। जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जितने पीपल हैं, ठीक है, जितने लोग हैं कमरे में, बाहर से जो कितनी खिड़कियां लगी हुई हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो गेट होता है, गेट के नीचे से भी हवा आती रहती है, गर्म हवा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल लीक प्रूफ करना होगा, यानी कि गेट के विंडो के साइड से, नीचे से, कहीं से भी गर्म हवा रूम में एंटर नहीं करनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, बाकी से ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं आना है, बस आपको आइडिया रखना है कि ये कूलिंग लोड होता क्या है। तो ये होता है कूलिंग लोड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। कार एयर कंडीशनर, जिसे हम कहते हैं मोबाइल एयर कंडीशनर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार एयर कंडीशनर की शुरुआत कहां से हुई थी। तो सबसे पहला गाड़ियों में जो एयर कंडीशनर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, तो ये था फर्स्ट कार विद एन एक्चुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम वाज 1939। ठीक है, और ये जो कंपनी थी ये कौन सी थी? पैकर्ड। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग का इतिहास, वास्तविक वातानुकूलन प्रणाली वाली पहली कार 1939 पैकर्ड थी। ठीक है, तो 1939 1939 में फर्स्ट एयर कंडीशनर कार इस्तेमाल की गई, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, फिर इसके बाद कैडिलैक ने 1941 में 300 कार मैन्युफैक्चर की। कैडिलैक ने 1941 में 300 एयर कंडीशनर कारों के साथ, ठीक है, तो ये पहला इसने 300 कार बनाई। फिर इसके बाद हैरिसन रेडिएटर डिवीजन, ठीक है, इसने फिर गाड़ियां बनाई, और ये गाड़ी, इन गाड़ियों में जो एसी लगा था ये काफी अच्छा था। ठीक है, सबसे पहले जो गाड़ियां यूज की गई थी इनमें जो एसी लगा था ये इतना इफेक्टिव नहीं था, लेकिन हैरिसन रेडिएशन, ठीक है, इसने जो एसी लगाया ये काफी अच्छा था। जनरल मोटर्स के हैरिसन रेडिएटर डिवीजन को पहली कुशल सस्ती इकाई विकसित करने का श्रेय दिया जा सकता है, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर सिंपल आपसे पूछता है कि सबसे पहला कब था, 1939 में, और इफेक्टिव जो था, ठीक है, ये किसका था? हैरिसन रेडिएटर। जनरल मोटर्स के हैरिसन रेडिएटर डिवीजन को पहली कुशल सस्ती इकाई विकसित करने का श्रेय दिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद 1954 में और इसमें मॉडिफिकेशन किए गए। तो ये तो बात की कहानी है। आपको जो याद रखना है इसमें, एक तो सबसे पहला याद रख लो, कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट एसी गाड़ियों में कब इस्तेमाल किया गया, तो ये आपका था 1939, और इफेक्टिव जो था ये किसने बनाया? हैरिसन रेडिएटर डिवीजन। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर मैंने आपको एक नाम बताया था, एस रे। तो एस रे की आपको फुल फॉर्म याद करनी थी। ठीक है, अगर एस रे की हम बात करते हैं तो सबसे पहला देखिएगा क्या यहाँ पर,
ASHRAE। इसी तरह से क्या होता है ISHRAE। तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है ISHRAE और एक क्या है यहाँ पर ASHRAE। अगर ASHRAE की हम बात करेंगे तो A यहाँ पर क्या है अमेरिकन, S यहाँ पर क्या है सोसाइटी, H की अगर हम बात करेंगे हीटिंग, R यहाँ पर है रेफ्रिजरेशन और A की हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग और E क्या है यहाँ पर इंजीनियर्स। फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पेपर में पूछी गई है और बिल्कुल पेपर में आपके आ भी सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है एसरे, ए अमेरिकन, एस सोसाइटी, एच हीटिंग, आर रेफ्रिजरेटिंग, ए एयर कंडीशनिंग और ई यहाँ पर हो गया इंजीनियर्स। इसी तरह से एक यहाँ पर है इसरे, यानी कि जो इंडिया में है वो क्या है इसरे और जो आपका जो वर्ल्ड वाइड है वो कौन सा है एसरे है। इसरे की अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आई यहाँ पर होगा इंडियन, एस यहाँ पर है सोसाइटी, एच की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया हीटिंग, आर रेफ्रिजरेटिंग और ए की हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग, ई हो गया इंजीनियर्स। ठीक है, तो एक आपका है एसरे और एक आपका हो गया इसरे। देखिएगा फिर अब तो इसरे द इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स वाज फाउंडेड इन 1981 इन न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले आपको इसके याद रखना है कि किस ईयर में ये फाउंड की गई और कहां पर ये फाउंड की गई है। was founded in 1981 in New Delhi by a group of eminent HVAC and R professionals. Between 1989 and 1993, ISRE chapters were formed in all major cities in India and also in the Middle East. ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की स्थापना 1981। भाई ईयर आपको याद रखना है, ईयर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट एसी का आपको याद रखना है, गाड़ियों में जो फर्स्ट एसी था वो 1939 पैकर्ड। एक तो ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में भाई ये ईयर पूछा गया है 1939 पैकर्ड। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसरे की स्थापना कहां और किस जगह पर की गई। तो अगर हम इसरे की बात करेंगे ये आपकी 1981 में न्यू दिल्ली में की गई है। ठीक है, इसरे की फुल फॉर्म क्या है, आई यहाँ पर इंडियन है, जो बेसिक डिफरेंस है वो पहले लेटर में है, एक यहाँ पर आई है और एक यहाँ पर क्या है एक यहाँ पर ए है। आई इंडियन और अगर ए की आप बात करोगे ये आपका हो जाएगा अमेरिकन। देखो जल्दी से यहां तक। नाइनटीन 39 पैकर्ड एंड सेकंड आपको क्या याद रखना है अच्छे से 1939, इसे एक बार दिमाग में अच्छे से छाप लो। और दूसरा क्या है 1981 और इसकी स्थापना कहां पर हुई है न्यू दिल्ली में। नाइनटीन 81 इन न्यू दिल्ली। आई इंडियन, ठीक है, ISHRAE आई इंडियन, एस सोसाइटी, एच हीटिंग, आर रेफ्रिजरेटिंग, ए एयर कंडीशनिंग और ई इंजीनियर्स। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो ये क्या है एसरे, एसरे ASHRAE, ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। 1981 नई दिल्ली न्यू दिल्ली। देखो जल्दी से यहाँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे कूलिंग लोड मैं आपको बता ही चुका हूं कि कूलिंग लोड होता क्या है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कूलिंग लोड। ठीक है,
तो द कूलिंग लोड इन कार एयर कंडीशनिंग डिपेंड्स अपॉन द आउटडोर टेम्परेचर, बाहर का तापमान कितना है। द कूलिंग लोड इन कार एयर कंडीशनर डिपेंड्स अपॉन द आउटडोर टेम्परेचर, बाहर का तापमान कितना है, एंड ह्यूमिडिटी। आउटडोर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। साथ ही साथ एयर लीकेज इनटू द कंडीशनड स्पेस, ठीक है। अगर खिड़कियां खुली हुई हैं, क्या क्या बोलते हैं कि जैसे ही एसी ऑन करोगे खिड़कियां शीशे चढ़ा लो ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर शीशे नीचे उतरे होंगे तो क्या होगा, बाहर से हवा आएगी, गर्म हवा होगी और एसी चलाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो द कूलिंग लोड इन कार एयर कंडीशनिंग डिपेंड्स अपॉन द आउटडोर टेम्परेचर, बाहर के तापमान पर बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि गर्मी आती है उसी की वजह से। भाई अगर बाहर का तापमान कम है तो गर्मी होगी ही नहीं, ठीक है। गर्मी नहीं होगी तो ऐसा हमें कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी एसी की। तो बाहर का तापमान कितना है, बाहर ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसी जो लगाए जाते हैं ये डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए बिल्कुल लगाए जाते हैं। अब चाहे वो घर का एसी हो चाहे आपका वो कार का एसी हो, तो डिह्यूमिडिफिकेशन की बात हम दोनों ही एसी में करते हैं, ठीक है। तो डिह्यूमिडिफिकेशन की बात बिल्कुल करते हैं अगर हम गर्मियों की बात कर रहे हैं। तो डिह्यूमिडिफिकेशन, एयर लीकेज इनटू द कंडीशनड स्पेस, द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर टेकन इन, ठीक है, बाहर से कितनी फ्रेश एयर हम ला रहे हैं, क्योंकि छोटा सा स्पेस है, 4 लोग अगर बैठे हुए हैं तो वो लगातार क्या करते रहेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिंपल जो आपका विंडो एयर कंडीशनर होता है और स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है, उस केस में मैंने आपको बताया था कि हमें बाहर से कुछ फ्रेश एयर हमेशा लानी पड़ती है, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं, एक तो गाड़ी के अंदर की जो हवा है वो सर्कुलेट होती रहेगी, और साथ में अगर इसमें हम बाहर से कुछ फ्रेश एयर मिक्स करना चाहते हैं तो इसकी भी हमें जरूरत बिल्कुल पड़ती है, ठीक है। तो बाहर से जो हवा आएगी ये कैसी होगी, सिंपल गर्म हवा होगी, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि बाहर से हवा कितनी आ रही है। मैं अगर कहूं आपसे कि मैं बाहर से 100% एयर लेकर आता हूं तो क्या एसी जो लगा है कूलिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। भैया सारी खिड़कियां उतार दो, सब शीशे उतार दो, बाहर से हवा आएगी, एसी चलने का क्या बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कितने लोग बैठे हुए हैं, बाहर से कितनी फ्रेश एयर हम ला रहे हैं। हम गाड़ी के अंदर की जो एयर है वो 90% रखते हैं, उसे ही घुमाते रहेंगे, और बाहर से इसमें 10% फ्रेश एयर मिला देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें केसेस होते हैं, बाईपास फैक्टर वगैरह वो चीजें हम पढ़ते हैं, इतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सिंपल याद रखिएगा कि कूलिंग लोड डिपेंड करता है कि बाहर से हम कितनी फ्रेश एयर इसमें मिला रहे हैं, ठीक है। एंड द सन लोड, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने आपको भी बताया कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सन का जो लोड होगा ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। These load factor change constantly and rapidly as the car moves over the highways at different speeds and through all kinds of surrounding, ठीक है, क्योंकि गाड़ी की पोजीशन लगातार बदलती रहती है, कभी हाईवे पर होगी, कभी कम स्पीड पर चल रही होगी, कभी ऐसे ट्रैफिक में होगी कि वहां पर 1000 गाड़ियां पहले से ही हैं, उनके द्वारा भी गर्मी होगी, ठीक है। तो गाड़ी की जो कंडीशन है लगातार बदलती रहती है, कोई कांस्टेंट कंडीशन नहीं होती, कभी स्पीड कम होगी, कभी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कंडीशंस लगातार बदलती रहती हैं। देखिए घर में क्या है, घर में एक बार हमने कूलिंग लोड कैलकुलेट कर लिया तो घर में फिर जो चेंज होगा वो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि कितने लोग रूम में हैं, सिर्फ इतना ही वेरिएशन होगा। हमने दीवारों से निकाल लिया, हमने लाइट वगैरह बल्ब वगैरह जो लगे हुए हैं हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को काउंट कर लिया, सब एक चीज को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो वेरिएशन होगा वो किस वजह से होगा, वो बच्चे होगा सिर्फ कि बाहर से कितने लोग रूम में एंटर कर रहे हैं। लेकिन गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ियों में वो फैक्टर भी लगता है, कभी सिर्फ ड्राइवर ही है, कभी 4 लोग बैठे हुए हैं, कभी 5 बैठे हुए हैं, कभी 3 बैठे हुए हैं, तो ये कंडीशन भी वेरी करती है। साथ ही साथ स्पीड भी वेरी करती है, कभी कम स्पीड पर है, कभी ज्यादा स्पीड पर है, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक का भी रोल काफी रहेगा, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा हीट निकल रही होंगी, इंजन ज्यादा होंगे तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो लोड कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो कूलिंग लोड की हम बात करें, कूलिंग लोड यानी कि कितनी उष्मा को हमें गाड़ी से बाहर निकालना है ताकि इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं
वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, ऑक्यूपेंट सिंपली यहाँ पर क्या है, जितने लोग बैठे हुए, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो उसकी बॉडी से लगभग 200 वोट की एनर्जी निकल रही होती है। ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं तो 800 हो गई, 5 बैठे हुए हैं तो 1000 वोट हो गया। 1000 वोट यानी कि एक हीटर लगा हुआ है। 5 लोग अगर बैठे हुए हैं तो ऐसा समझो कि अंदर एक हीटर लगा हुआ है। क्लियर है? तो द कूलिंग लोड इन कार एयर कंडीशनिंग डिपेंड्स अपॉन द आउटडोर टेम्परेचर, बाहर का तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एयर लीकेज इनटू द कंडीशनड स्पेस, कितनी हवा खिड़कियों से लीक करके अंदर आ रही है, द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स, कितने लोग बैठे हुए हैं, क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर टेकन इन, कितनी हम फ्रेश एयर लेकर आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, एंड द सन लोड। These load factors change constantly and rapidly as the car moves over the highways at different speeds and through all kinds of surroundings. ठीक है, कूलिंग लोड, कार एयर कंडीशनिंग में कूलिंग लोड बाहरी तापमान और आर्द्रता, वातानुकूलित स्थान में हवा के रिसाव, रहने वालों की संख्या, अंदर ली गई ताजी हवा की मात्रा और सन लोड पर निर्भर करता है। ये भार कारक लगातार और तेजी से बदलते हैं क्योंकि कार अलग अलग गति से और सभी प्रकार के परिवेश के माध्यम से राजमार्गों पर चलती हैं। ये फैक्टर हैं, ये लगातार बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट फैक्टर हैं, एक बार जो सेट हो गए हमेशा वही बने रहते हैं, ये बार बार चेंज होते रहते हैं। तो ये होता है कूलिंग लोड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटी की। ठीक है, तो यानी कि जो एक एसी हमें लगाना है यहाँ पर, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिएगा, कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं क्षमता। द एयर कंडीशनिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड ऑफ ए कार इज मच लार्जर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर कंपेरेबल एरिया एट होम। ठीक है, तो अगर जो एसी हमें घर पे लगाना है उसकी तुलना में अगर एक कार के एसी की हम बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक कार के लिए आवश्यक एयर कंडीशनिंग क्षमता घर के तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक एयर कंडीशनिंग क्षमता से बहुत अधिक होती है। अधिक क्यों होती है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ए पैसेंजर कार हैज लार्ज ग्लास एरिया। इसमें जो शीशे लगे होते हैं कांच के, ये ज्यादा लगे होते हैं। और ये आप फील भी करना, प्रैक्टिकल फील भी करना, अगर आपकी कोई ऐसी विंडो है जिस पर सनलाइट आती है, ठीक है, तो इस पर अगर कोई कर्टेन पर्दे वगैरह लगे हुए हैं तो एक बार आप पर्दे बंद करके देखो, एक बार आप पर्दे खोल कर देखो, तो आपको प्रैक्टिकल फील होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको रूम के अंदर ज्यादा गर्मी आ रही है। या सिंपल अगर आपका गेट है और गर्मियों के टाइम में गेट खुला हुआ है तो आप तब भी देखोगे कि बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा हीट आ रही है। ठीक है, और वहीं आप जैसे ही गेट बंद करोगे तो वो हीट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर गाड़ियों की अगर बात करोगे तो इसमें शीशे लगे हुए हैं तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ए पैसेंजर कार हैज ए लार्ज ग्लास एरिया एंड ऑल्सो मेटल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यह इस कारण से है कि एक यात्री कार में कांच के बड़े क्षेत्र होते हैं और धातु का निर्माण भी अधिक होता है। ठीक है, इसकी मोस्टली जो सरफेसेस होती हैं ये मेटल से बनी हुई होती हैं। अब उस पर एक आपने देखा होगा एक कपड़ा सा लगा रहता है, वो क्या है, बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये हीट को रोकेगा तो सही, लेकिन इसे परफेक्टली हीट को रोक नहीं पाता है। ठीक है, आजकल क्या है, आजकल वो भी बहुत ज्यादा चल रही है सनरूफ। गाड़ियों में ऊपर देखा होगा ना, वो लोग ऐसे बाहर निकल के ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, ऐसे, तो सनरूफ लगी हुई होती है। तो क्या इंडिया में सनरूफ लगाने का कोई फायदा है? क्यों भाई, जो सनरूफ लगी होती हैं और लोग धगाधग ये गाड़ियां खरीद भी रहे हैं कि भाई एक नई चीज आ गई है सनरूफ, तो क्या इंडिया में इसका एडवांटेज है, कुछ इंडिया में इसका कोई बेनिफिट है? नहीं है भाई। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बाहर की कंट्रीज का है जहां पर ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पर सर्दी ज्यादा होती है तो वहां पर वो सनरूफ लगाए रखते हैं और उसे कभी कभी हटा लेते हैं। ठीक है, अच्छी धूप निकली हुई है तो उसे हटा लेंगे और धूप उन तक पहुंच सकती है। अब इंडिया की वेदर कंडीशन ही ऐसी है कि यहाँ पर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इसमें भी ऊपर से आपने फैशन में लगा दिया ऊपर से सनरूफ। ठीक है, और अगर अच्छी सनरूफ नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है, सिंपल उसमें ग्लास ही लगा है, तो ये ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट आ जाएगा पूरा। अगर अच्छी क्वालिटी की सनरूफ नहीं है, सस्ती गाड़ी है, तो उसकी सनरूफ भी अच्छी नहीं होगी और उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ग्रीन हाउस का लगेगा। तो पहले ही इतनी सारी समस्या थी गाड़ियों के एसी को बनाने में, इतना ज्यादा कूलिंग लोड था, एक नया लोड और आ गया।
तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, बस वो शोबाजी है, दिखावा है, इसके अलावा कोई ज़्यादा एडवांटेज मुझे तो नहीं लगता है। तो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ए पैसेंजर कार हैज लार्ज ग्लास एरिया एंड ऑल्सो मेटल कंस्ट्रक्शंस। यह इस कारण से है कि एक यात्री कार में कांच के बड़े क्षेत्र होते हैं और धातु का निर्माण भी होता है। द इंटीरियर ऑफ द क्लोज्ड ऑटोमोबाइल्स इन समर कैन रीच एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। गर्मियों में बंद ऑटोमोबाइल का इंटीरियर बेहद उच्च तापमान तक पहुंच सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने न्यूज वगैरह में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि पेरेंट्स गलती से बच्चों को अंदर छोड़कर चले गए और इतना ज्यादा रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर रीच कर जाता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कि कुछ लोगों की इस केस में डेथ भी अभी तक हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको देखिए, ये ख्याल रखना चाहिए। बच्चे गलतियां कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, और छोटे ज्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो गाड़ियों को अनलॉक कर लेते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि गलती से उन्होंने गाड़ियों को लॉक कर लिया है, वो अंदर ही बैठे रह गए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये गलती ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस अभी तक हो चुके हैं। लेकिन रीजन क्या है इसका? रीजन वही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो शीशे लगे होते हैं गाड़ियों में, इसके थ्रू जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, सन से जो वेवलेंथ आती है, सन का टेम्परेचर ज्यादा, वेवलेंथ शॉर्टर, आसानी से शीशे के थ्रू पार कर जाती हैं। अब इंटीरियर इसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जब अपना एमिट करता है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। जो सिंपल कॉन्सेप्ट अभी अर्थ का चल रहा है ना, ठीक है, जो अर्थ की सरफेस में जो बाहर गैसेस हैं, जो क्लाउड्स हैं और जो वाटर वेपर होती हैं, ये क्या करती हैं? ये रेडिएशन को एंट्रैप कर लेती हैं, वहीं उसे रोके रखती हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट क्या करता है, ग्लास के लिए लगता है। ठीक है, जैसा अर्थ की एटमॉस्फेयर के लिए होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसी गाड़ियों में जो ग्लास होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का यहाँ पर कारण बन जाता है। ठीक है, मोर ओवर when the air conditioning unit is turned off on a hot day, the heat gain in the passenger compartment is very rapid। ठीक है, आपने देखा भी होगा, देखिए आपने एसी चला रखा है तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और जैसे ही आप एसी बंद करोगे तो उसके 2 या 3 मिनट बाद ही आपको तुरंत गर्मी लगने लगती है। लेकिन घरों में ऐसा नहीं होता है। आप सिंपल अपने रूम में हो, ठीक है, एसी आपने चला रखा है और आपने एसी बंद कर दिया तो एकदम सडन, ऐसा नहीं है कि 3-4 मिनट में ही आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको गर्मी लगेगी। लेकिन अगर गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं और आप जैसे ही एसी बंद करते हैं तो आपको 1 या 2 मिनट के अंदर ही वो इफेक्ट आपको दिखने लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गाड़ियों की, यहाँ पर कूलिंग लोड ज्यादा होता है, तो जो एसी हमें लगाना है उसकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। तो वही बात आती है कि अगर हम बात करते हैं कार एयर कंडीशनर की, तो द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ कार एयर कंडीशनर्स is normally 1 to 4 tons, which is as high as that required to cool large room or even a small house। ठीक है, तो एक गाड़ी में अगर एसी लगा है तो इसे ऐसा समझो कि एक बहुत बड़े कमरे के लिए लगा है, या ऐसा समझो कि आप एक छोटा सा घर पूरा ही ठंडा कर रहे हो। ठीक है, अगर 4 टन के एसी की आप बात करते हो तो 4 टन का एसी कितना हो गया? ठीक है, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, अगर 1-1 टन की आप बात करोगे तो आपने यहाँ पर 4 टन के एसी लगा रखे, 4 एसी लगा रखे हैं। ठीक है, और एक घर में अगर आप 4 एसी लगाते हो तो ये काफी होता है एक पूरे घर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो गाड़ियों में जो एसी लगाए जाते हैं ये 1 से 4 टन की कैपेसिटी में लगाए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े कमरे को ठंडा करने के लिए। मान लिया एक कमरे में लगभग 40 से 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ये एसी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। और अगर आप बात करते हो गाड़ियों की, ठीक है, ये इतनी इस कैपेसिटी के एसी गाड़ियों में लगे होते हैं। The cooling capacity of car air conditioning is normally 1 to 4 tons, which is as high as that required to cool large rooms or even a small house। कार एयर कंडीशनिंग की शीतलन क्षमता सामान्य रूप से 1 से 4 टन होती है, जो कि बड़े कमरे यहां तक कि एक छोटे से घर को ठंडा करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये हो जाती है इसकी कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे। यहां तक एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा कि किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी कंफ्यूजन है आज हमने जो डिस्कस किया है। बाकी आज इतने ही रखेंगे, और आपकी इसमें 1 या 2 क्लास और होंगी। ठीक है, 2 क्लास होंगी, एक नहीं, 2 क्लास और लगेंगी और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर अपने आप में कितने चैप्टर हैं? ये चैप्टर अपने आप में 2 चैप्टर को लिए हुए हैं।
ये एक सिंगल चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर अपने आप में ही 2 चैप्टर को लेकर चल रहा है। यहां तक हो जाती है इसकी कहानी कंप्लीट। क्यों भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? वेरी गुड, समझ में आती है तो बहुत अच्छे। करते हैं फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। कार एयर कंडीशनिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोबाइल एसी, बस, ट्रेन, जितने भी आपका मोबाइल एसी का पार्ट होगा ये सारा हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। चलिए बच्चे, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी कल होगी सेम टाइम पर।